नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति में हो रहे घटनाक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। अभय साहब नमस्कार। नमस्कार। हरियाणा का चुनाव नतीजा आए हुए 1 दिन बीत चुका है और हुँ, आज बहुत सारी घटनाएँ घटी। हुँ, मेरा पहला सवाल जो इंडिया गठबंधन के भीतर एक हल्की-सी तकरार सी दिख रही है, जो सहयोगी दल कांग्रेस के हैं, अलग-अलग राज्य में उन्होंने थोड़ा कटाक्ष किया है, थोड़ी आलोचना की है, कहा है कि जैसे जो शिवसेना के नेता उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए था आम आदमी पार्टी के साथ। इसी तरीके की आलोचनात्मक टिप्पणियाँ आ रही हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या टिप्पणी है कि क्या ये इंडिया गठबंधन के भविष्य को भी खतरे में डाल सकता है? देखिए जो हो रहा है वो स्वाभाविक है। अगर ये नहीं होता तो फिर ताज्जुब होता। राजनीति एक गतिशील चीज़ है, वो कहीं ठहरती नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 4 जून को आए परिणामों में अपना बहुमत खोया था। उसके बाद देखिए भाजपा को और नरेंद्र मोदी को कितने ज़्यादा उपहास का सामना करना पड़ा। संसद के भीतर उनका उपहास हुआ, बाहर उनका उपहास हुआ, उनके कार्यकर्ताओं में आपस में कितनी बात हुई होगी इस सवाल को लेके ये हम लोगों को नहीं पता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनका कितनी खुली खिल्ली उड़ाई, खुद मोहन भागवत ने उनकी कितनी खिल्ली उड़ाई, सब लोगों ने लिखा गया, उनके खिलाफ संघ में लेख लिखे गए हैं। तो ये जब आप जीती जिताई बाजी अपने अहंकार में या अपनी गलत रणनीति की तहत आप खो देते हैं, जो कांग्रेस ने हरियाणा में खोई है, तो आपको कुछ ना कुछ तो उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आपने जो चुनाव आपको जीत जाना चाहिए था, अ, भारतीय जनता वो आप चुनाव नहीं जीत पाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने 15 सीटों से चुनाव की शुरुआत की थी। यानी शुरू में उनकी स्थिति ये थी कि वो मानते थे कि उन्हें मुश्किल से 15 सीटें मिलेंगी इस चुनाव में। मुझे बहुत से पत्रकार, भाजपा समर्थक पत्रकार कहते थे कि 15-20 से ज्यादा सीटें इस बार नहीं मिलेंगी चुनाव में। लेकिन अब प्रवक्ता लोग कह रहे हैं जैसे जैसे कांग्रेस ने अपना नुकसान करना शुरू किया वैसे वैसे हमारी संभावनाओं का विस्तार होता चला गया। तो ये जो स्थिति है, ये कुछ ना कुछ तो कांग्रेस को उसको झेलना पड़ेगा। और कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं को तसल्ली देने का काम कौन करेगा? आप बताइए। अब तारिक अनवर तो कांग्रेस के ही नेता हैं, जब वो कह रहे हैं, कांग्रेस के अंदर आवाज उठा रहे हैं। कुमारी सैलजा कांग्रेस के अंदर आवाज उठा रही हैं। तो ये अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अभी तक किसी ने क्यों नहीं कहा कि भाई हम चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन उसका विश्लेषण क्यों नहीं रखा गया? जब भाजपा चुनाव हार जाती है, नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि चुनाव में जीत हार होती रहती है, हम लोग अगली बार फिर लड़ेंगे। ये सब बातें कहीं जाती हैं वहां पर। अभी तक ना मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई वक्तव्य इस बारे में आया। भाई चुनाव आयोग से आपको जद्दोजहद करनी है वो आप कीजिए, राहुल गांधी का लेकिन वक्तव्य आया इस बारे में। राहुल गांधी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि हम विश्लेषण कर रहे हैं, बाकी बधाई, साहस की बधाई वगैरह-वगैरह जो लिख हाँ सकते थे। ठीक है, अच्छी बात है। अगर राहुल जी ने ऐसा कहा है तो अच्छी बात है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन मतलब इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि और ये बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए आत्मान्वेषण की बात है कि जो चुनाव आपकी झोली में पड़ा हुआ था उसे उठाकर आपने अपने विपक्षी पार्टी की झोली में क्यों डाल दिया? भाजपा को 4 जून के बाद से ऐसा कोई गुंजाइश नहीं मिली थी जिसमें वो उभर पाए। अब एक बहुत बड़ी संजीवनी दे दी उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को और भाजपा को। और भाजपा भी खुद भी भौचक्की थी। जब मनोहर लाल खट्टर से पूछा जा रहा था कि आप चुनाव 51 सीटों पर लीड कर रहे हैं, तो वो खुद भी कोई ऐसी खास बात नहीं कह पा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्यों हो रहा है। मतलब उन मनोहर लाल खट्टर को जिनको भाजपा के मन से हटा दिया गया था, पोस्टरों से उनका नाम और तस्वीर हटा दी गई थी, वो खुद भी नहीं कह पा रहे थे कि क्या हो रहा है ये। तो कांग्रेस ने जो किया है उसका कुछ ना कुछ तो कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस की इंडिया गठबंधन के अंदर जो सौदेबाजी की ताकत थी, बार्गेनिंग पावर थी, वो बार्गेनिंग पावर भी कमजोर होगी कि अपने कार्यकर्ताओं में नेतृत्व की छवि है वो धूमिल होगी। जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं उन रणनीतिकारों की बुद्धि पर और उनके तौर तरीके पर सवालिया निशान लगाया जाएगा। ये सब तो होगा ही। तो कांग्रेस को अभी कुछ दिन तक इससे निपटना पड़ेगा। एक सवाल जो मेरे मन में है, मैंने आज एक लेख देखा प्रताप भानु मेहता का जिसमें उन्होंने कहा कि 4 जून को जो हार हुई थी नरेंद्र मोदी की या उनकी सीटें थोड़ी कम हुई थी, हार तो नहीं हुई थी, तो उसके प्रभाव को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर देखा गया। असल में वो इतने कमज़ोर हुए नहीं थे। क्या आप इस बात से सहमत हैं?
भाई मेहता साहब ने कोई गलत बात नहीं कही है, प्रोफेसर मेहता ने कोई गलत बात नहीं कही है। आज भाजपा के पास 240 सीटें हैं। जब कांग्रेस 10 वर्ष तक देश में हुकूमत कर रही थी कि कांग्रेस के पास 240 सीटें थी कभी? ये बात सही है, कांग्रेस भाजपा ने बहुमत खो दिया और भाजपा उसको छिपाने की कोशिश करती रही कि हमने बहुमत खो दिया। भाजपा के मुंह से कभी निकले ही नहीं। वो यही कहती रही हम तो चुनाव जीत गए, हम चुनाव जीत गए। ये इसी प्रकार की डींगे वो मारते रहे है? इसका भाजपा को नुकसान हुआ, निश्चित रूप से भाजपा को नुकसान हुआ। और भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने का कोई नया तरीका इस बीच में नहीं खोज पाई। गठजोड़ राजनीति कैसे की जाती है वो करते हुए नहीं दिखाई दी, उसके तरीके खोजते हुए नहीं दिखाई दी। वो नुकसान हुआ है भाजपा को। लेकिन एक इस तरह की हवा बनी रही थी कि भाई अब भाजपा दरवाजे की तरफ जा रही है, भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है, कांग्रेस का ग्राफ उठ रहा है। जल्दी ही राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से भी बड़े और शक्तिशाली नेता बन जाएंगे। इस प्रकार की तमाम बातें हो रही थी। ये माना जा रहा था कि जो 7 चुनाव होने वाले हैं अगले साल के नवंबर तक, उन 7 चुनावों में भाजपा कम से कम 5 या 6 चुनाव हारने के लिए अभिशप्त है। और जो जो चुनाव सबसे ज्यादा बुरी तरह हारेगी वो हरियाणा का चुनाव है। लेकिन यहाँ तो पूरा शुरुआत ही इस पूरी प्रक्रिया की उस ऐसे नोट के साथ हुई है कि इस पूरी थीसिस पे ही सवालिया निशान लग गया है। मैं संजय कुमार को सुन रहा था तो उन्होंने एक चीज कही कि हरियाणा के चुनाव से ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि घटी है, घटी तो निश्चित रूप से नहीं है। ये उनका तर्क था। और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ऐसा भी है कि इस पूरे नतीजे को नरेंद्र मोदी के को केंद्र में रखते हुए बढ़ा चढ़ा कर देखा जा रहा है भाजपा के पक्ष में, खासतौर वो पर तो करेंगे ही ऐसा। देखिए जो आदमी इतना बड़े कद का व्यक्ति था, मीडिया के जरिए और अपने हथकंडों के जरिए इतना कद उसने अपना बढ़ा लिया था, अपनी छवि इतनी बड़ी चमकदार बना ली थी। उसकी छवि पर 4 जून के नतीजों से बहुत धक्का लगा, उसकी छवि बुझ गई, उसकी चमक खत्म हो गई। अब उसे मौका मिला है उसको फिर से चमकाने का। और भाजपा के पास उनके चेहरे के अलावा कुछ है भी नहीं जिसको वो चमकाते हुए दिखें। तो वो इसलिए सब लोग तुरंत कहने लगे कि नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हम जीते। सैनी साहब, मुख्यमंत्री सैनी भी यही कह रहे हैं, मनोहर खट्टर भी ये कह रहे हैं, सब लोग। अब वो किसको श्रेय दें इसका? अब सैनी को मुख्यमंत्री तो नरेंद्र मोदी ने बनाया था, तो वो नरेंद्र मोदी उन्हीं को श्रेय देंगे, नरेंद्र मोदी को ही श्रेय देंगे। मनोहर खट्टर की जो भी औकात और हैसियत है वो नरेंद्र मोदी की वजह से है, तो सारा श्रेय उन्हीं को मिलेगा उनको। तो वो तो पूरी कोशिश यही करेंगे कि नरेंद्र मोदी को ही सारा श्रेय प्राप्त हो। अभी तो और भी कई थीसिस आई है। एक थीसिस आ रही है इस बार संघ के नेताओं ने, संघ के कार्यकर्ताओं ने बहुत जबरदस्त काम किया। संघ की तरफ से ही कहा जा रहा है कि वो दिन रात लगे रहे, वो साबित करना चाहते थे कि संघ कुछ भी कर सकता है। अगर जमीन पे मतलब वो काम नहीं करते तो शायद भाजपा ये चुनाव नहीं जीतती, ये सब भी कहा जा रहा है। अब इसका इन चीजों का कोई प्रमाण नहीं होता है कि संघ के कार्यकर्ता कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि हरियाणा में संघ का काम कोई इतना जबरदस्त और गहराई वाला नहीं रहा है कभी भी। अगर रहा होता तो नरेंद्र मोदी के उद्भव से पहले कितनी डबल डिजिट में भी नहीं आती थी भाजपा हरियाणा में। ये तो 2014 से आनी शुरू हुई है ना। लेकिन वहां संघ भी अपनी दावेदारियां कर रहा है। अब एक जीत है, एक हार है। कांग्रेस हार पे खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी जीत पे खड़ी है। दोनों अपने अपने, कांग्रेस को बचाव करना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक मोड में आएगी और अपने जो छवि का जो क्षय हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश करेगी। तो ये प्रक्रिया चलेगी। लेकिन ये प्रक्रिया बीच में खंडित भी बदल भी सकती है। अगर ऐसा महाराष्ट्र का भी चुनाव होगा, झारखंड का चुनाव होगा, अगर भाजपा वहां पर अपनी जीत को कायम नहीं कर पाई तो लोग हरियाणा में भाजपा की जीत को तुरंत भूल जाएंगे। एक जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मतलब बहुत सारे नेताओं को आज मैंने देखा कि वो चुनाव आयोग में गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पवन खेड़ा थे, वहाँ के अध्यक्ष उदय भान थे। उन्होंने कहा कि 20 सीटों की शिकायत हमारे पास है और 7 सीटों का तो हम लोगों ने बिल्कुल दे दिया है और 48 घंटे के भीतर 20 सीटों की शिकायत दे देंगे कि वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी थी। आप इस चीज को कितनी गंभीरता से लेते हैं, उनकी शिकायत को? देखिए, चुनाव आयोग का रवैया संदिग्ध है, इसमें कोई शक की बात नहीं। आप जानते हैं कि मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी का सपोर्टर नहीं हूं।
लेकिन चुनाव आयोग का रवैया संदिग्ध है, उसके ऊपर सवाल उठाए जाने चाहिए और उस पर बहस की जानी चाहिए, जनता के बीच में इस प्रश्न को ले जाना चाहिए। न केवल कांग्रेस को बल्कि अन्य विपक्षी दलों को भी अपने प्रतिवेदन वगैरह लिखकर राष्ट्रपति रिकॉर्ड पर दर्ज किया जाना चाहिए कि ये भारत में जो इस चुनाव आयोग के तहत जो चुनाव चल रहा है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। इस चीज को लोगों के सामने ज्यादा लाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक बात पे आपत्ति भी है। अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसके बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने कुछ आंकड़े प्रकाशित किए थे, जिन आंकड़ों में यह था कि कई जगहों पर, कई निर्वाचन क्षेत्रों में जितने वोट पड़े, जब गिनती हुई तो वोट उससे ज्यादा निकले या कम निकले। कांग्रेस ने इसका संज्ञान लिया और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। चुनाव आयोग ने इस चीज का कोई जवाब नहीं दिया, ना खंडन किया, ना इसका समर्थन किया। उसके बाद कांग्रेस इस काम को भूल गई। क्यों हुआ ऐसा? भाई ये तो बहुत ही गंभीर बात है, ये तो हैकिंग का मामला नहीं है। ये है कि जो ईवीएम मशीनें हैं वो ठीक काम नहीं कर रही हैं। जब एक बार ईवीएम मशीनों में वोट पड़ गए और एक कागज पे उस कितने वोट इस ईवीएम मशीन में है ये सब कागज पे लिख के सारे जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं सबने उस पर दस्तखत कर दिए, तो एक दस्तावेज बन गया कि इस मशीन में इतने वोट हैं। उसमें वहां पे जो पीठासीन अधिकारी है उसके भी दस्तखत हैं। उसके बाद में जब गिनती होनी चाहिए तो उससे ज्यादा या कम वोट क्यों निकलने चाहिए उस मशीन से? अब देश की सबसे बड़ी जो चुनावी राजनीति पर रिसर्च करने वाली संस्था है और जो एडवोकेसी भी करती है, एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, बहुत पुरानी संस्था है, सब लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। वो चुनाव में धनबल और बाहुबल दोनों का इस्तेमाल कैसे रोका जाए और चुनाव प्रणाली कैसे और बेहतर बने, इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। वो जब इस सब आंकड़े दे रही है तो उन आंकड़ों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। लिया भी जा रहा है तो एक बार गंभीरता से लेकर दोबारा उस बात को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब भी तो कर रही है विपक्षी दल, ये सब भी तो कर रहे हैं। अभी हरियाणा में अगर ये चुनाव जीत जाते, मान लीजिए इनको बहुमत मिल जाता और भाजपा नजदीकी टक्कर में बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती, तो शायद ये चुनाव आयोग से इतनी शिकायत भी नहीं करते, भूल जाते सारी बातें। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कमी है विपक्ष की कि वो भारत की जो चुनाव प्रणाली है उसको बेहतर बनाने के लिए जिस तरह निरंतर संघर्ष किया जाना चाहिए उससे चूकता रहता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ये हरियाणा के चुनाव है उससे कांग्रेस को ये संदेश मिला है और आगे उसको इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो छोटे दलों को, जिनको उस राज्य में महत्व नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है, जैसे आम आदमी पार्टी, उनको एकोमोडेट करे, उनको अपने साथ लेकर चले, जो इस चुनाव में उसने नहीं किया, और महाराष्ट्र में उसे ऐसा करना चाहिए। ये साफ संदेश निकलता है। क्या फिर से पूछिए ना? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो ये चुनाव नतीजे आए हैं हरियाणा के, क्या उससे कांग्रेस के लिए साफ संदेश है कि भले ही कोई बहुत छोटा दल हो, उसको वो ज्यादा से ज्यादा एकोमोडेट करने की, अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करे। खासतौर पर आम आदमी पार्टी को तकरीबन 1.5% वोट मिला है हरियाणा में, तो अगर वो साथ लेते तो शायद उनको फायदा हो सकता था। देखिए इस विश्लेषण से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आम आदमी पार्टी को 2.25% वोट मिला है। अब जहां पे कांग्रेस 37 वोटों से हार गई है जिस निर्वाचन क्षेत्र में जहां पे कुछ 100 से कुछ ज्यादा वोटों से हार गई है, जहां 1000 और 500 के बीच में उसकी जीत का अंतर है, तो वहां पे आम आदमी पार्टी के वोटों को दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को यहाँ 2000 वोट मिल गए, 3000 वोट मिल गए। ये नहीं दिखाया जा रहा है कि वहां जो कांग्रेस का बागी खड़ा हुआ था उसको 20,000, 12,000, 32,000, 29,000, 10,000, 8,000 वोट मिले हैं उसको। मेरे पास ऐसी 12-13 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची है जहां पर कांग्रेस के बागियों को इतने इतने वोट मिले हैं, वो दूसरे नंबर पर रहे हैं, कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई है और बागी हारा है भारतीय जनता पार्टी से। तो ये जो समस्या दूसरी है, आम आदमी पार्टी से गठजोड़ वाली समस्या नहीं है। समस्या ये है कि कांग्रेस के जो बागी खड़े हुए थे, पता यह लगाया जाना चाहिए उन्हें किसने खड़ा किया था। देखिए सब लोग राजनीति को जानते हैं और समझते हैं, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर।
कांग्रेस के बागियों को कांग्रेस के हरियाणा के नेताओं ने खड़ा किया था। कुछ बागी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े किए थे, कुछ बागी सैलजा ने खड़े किए थे और कुछ बागी सुरजेवाला ने खड़े किए थे। इस तरह से बागी खड़े किए गए थे बाकायदा। वहां कांग्रेस के भीतर कोई और ही खेल चल रहा था। ये जो परिस्थिति है, आम आदमी पार्टी की तो कोई ऐसी कोई वो है नहीं उसमें भूमिका। आम आदमी पार्टी को तो वोट ही नहीं मिले कहीं। जिन निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में कहा जाए, मेरे पास सूची है, आप चाहे तो मैं पढ़ के सुना सकता हूं निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में कि हालत यह है कि 32 जहां 32 या 33 वोटों से 37 वोटों से कांग्रेस जिस निर्वाचन क्षेत्र में आ रही है, वहां पर कांग्रेस के बागी को 32,000 वोट मिला है। ब्रजेंद्र सिंह का क्षेत्र है वो। हाँ, जो भी हो, अभी आप चाहें तो मैं इसको अभी आपके सामने दिखा सकता हूँ। 1 मिनट मुझे आप थोड़ा समय दीजिए जरा सा। देखिए, कालका में 11,000 के अंतर से भाजपा कांग्रेस हारी। उसमें कांग्रेस के बागी उम्मीदवार को 32,000 वोट मिला। पुंडरी में कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई और कांग्रेस के बागी को 40,000 वोट मिले और वो 2,000 वोट से चुनाव हारा। राई में 4,500 का अंतराल था, उसमें बागी 12,000 वोट ले गया। गोहाना में मार्जिन जो अंतराल था 10,000 था और जो बागी था वो 15,000 वोट ले गया। सफीनों में जो अंतराल था वो 4,000 था, बागी को 29,000 वोट मिले। दादरी में जो अंतराल था वो 2,000 था, बागी 6,000 वोट ले गया। टिगांव में कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई और कांग्रेस का बागी जो था वो 57,000 वोट ले गया। अंबाला कैंट में कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई, कांग्रेस का बागी 53,000 वोट ले गया। असांध में अंतराल 2,000 का था, कांग्रेस के बागी को 16,000 वोट मिले। उचाना कला में 39 केवल 39 वोटों से कांग्रेस हारी और जो बागी था उसको 32,000 वोट मिले। बद्रा में 7,500 से हारी कांग्रेस, बागी 27,000 वोट ले गया। महेंद्रगढ़ में जो अंतराल है वो 2,000 का था, बागी को 21,000 वोट मिले। सोहना में मार्जिन अंतराल 11,000 था, बागी को 70,000 वोट मिले। बल्लभगढ़ में कांग्रेस चौथे नंबर पर चली गई, कांग्रेस का जो बागी था वो दूसरे नंबर पे आया और उसको 44,000 वोट मिले। डबवाली में केवल 610 वोटों से कांग्रेस हार गई, वहां पर कांग्रेस का बागी जो है वो 2,000 वोट ले गया। रनिया में 4,000 का मार्जिन था, कांग्रेस का बागी 36,000 वोट ले गया। बहादुरगढ़ में कांग्रेस के बागी ने ही सीट जीती निर्दलीय के रूप में और कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो तीसरे नंबर पे चला गया। अब ये मैंने 17 सीटें गिना दी आपके सामने। अब इसमें आम आदमी पार्टी कहां है बताइए? आम आदमी पार्टी से समझौता न करने का जो आकलन था कांग्रेस का, बिल्कुल सही था। ठीक ही समझौता उसने नहीं किया, क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी को ऐसे वोट भी नहीं मिले जो चुनाव को प्रभावित कर पाते। असली समस्या ये थी कि कांग्रेस तो लगातार खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही थी। इसको भाजपा के प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहे हैं भाई, कि वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे कांग्रेस अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारती गई, हमारी संभावनाओं का विस्तार होता गया। और ये बागी इतने तगड़े बागी देखिए, जिनको 52,000 वोट मिल रहा है, 32,000 वोट मिल रहा है जिन बागियों को, ये बागी कहां से टपके? आप सोचिए ना इस बात पे। कांग्रेस चुनाव कैसे हारी? क्या ये 17 जो सीटों की जो सूची मैंने बताई है, क्या ये अपने आप में पूरा कच्चा चिट्ठा नहीं है कि कांग्रेस कैसे चुनाव हारी? एक तरीके से जो नेता थे उनके आपसी जिसको कह सकते हैं एम्बिशंस की लड़ाई, महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई ने कांग्रेस ये सब जगह होती है। देखिए, कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया में बातचीत नहीं होती थी आपस में, लेकिन जब चुनाव आया तो दोनों को ये लगा कि हम जीत सकते हैं चुनाव, तो हम आपसी झगड़े बाद में निपटा लेंगे, पहले चुनाव तो जीत जाएं।
तो दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और जीत लिया उन्होंने चुनाव। फिर सत्ता का दोनों में बंटवारा हुआ, सत्ता के बंटवारे में काफी जद्दोजहद हुई, हम लोगों को कहानी पता है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेसियों को लग रहा था कि हम ये चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जो आपसी मतभेद थे उन मतभेदों को किनारे रख के सब लोगों ने चुनाव लड़ा, बाद में झगड़ा अभी तक चल रहा है वहां पर। हरियाणा में क्या हुआ कि उन्होंने ना मतभेद खत्म किए, ना झगड़ा खत्म किया, और चुनाव ही इस तरह से लड़ा कि वो चुनाव हार गए। अब किसी को कुछ नहीं मिला और पूरी पार्टी ठन गोपाल होकर रह गई। ये समस्या क्या हम अन्य दलों में देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में ऐसी समस्या दिखती है? सब जगह होती है समस्या। ये समस्या सब जगह होती है। कांग्रेस ने हरियाणा में एक एक्सट्रीम केस पेश किया है, एक बहुत मतलब जैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल हद ही हो गई है। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की हद हो गई है। ये क्या इसका कारण ये था कि हुड्डा नहीं चाहते थे कि ज्यादा बड़ा बहुमत आए और उन्होंने बिल्कुल बहुत बात कही। देखिए, इन सब बातों के प्रमाण तो होते नहीं है, लेकिन बात कही जा रही है। ये इन सब बातों के प्रमाण नहीं होते। लेकिन परिस्थिति जन साक्ष्य तो इस तरफ इशारा करते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि कोई बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त हो, ताकि उन्हें लगता था कि ज्यादा बड़ा बहुमत प्राप्त हो जाएगा तो आला कमान उनके अलावा किसी और को भी मुख्यमंत्री बना सकता है। आला कमान ने कभी भी शैलजा के स्क्रू कसने की कोशिश नहीं की। शैलजा जी जिसको चाहते हैं अपना इंटरव्यू देती रही, यहाँ तक कि उन्होंने स्मिता प्रकाश को भी इंटरव्यू दिया। सब लोग जानते हैं स्मिता प्रकाश की राजनीतिक वफादारियां क्या हैं। कुल मिलाकर जिसको जहां मौका मिला उसने अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर, बाद में पता दूसरी सबसे बड़ी बात कमल जी, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप प्रचार में कहते हैं कि 36 बिरादरियों ने तय कर लिया है कि वो हमें कांग्रेस को चुनाव जिताएंगी, लेकिन दरअसल चुनावी मुहिम तो एक बिरादरी की है। जैसे ही भाजपा ने देखा कि कांग्रेस ये गलती कर रही है, भाजपा ने वहां पे अंदर खाने एक नारा देना शुरू किया, एक बिरादरी बनाम 35 बिरादरी, और उन्होंने गैर जाटों को गोलबंद करना शुरू कर दिया उसने बड़े पैमाने पर। दूसरे, जब गैर जाट भाजपा की तरफ हो गए, जिससे भाजपा के जाट उम्मीदवारों को भी फायदा हुआ। कांग्रेस के जाट के मुकाबले भाजपा के जाट को कम जाट वोट मिले होंगे, लेकिन गैर जाटों ने समर्थन किया तो वो चुनाव जीत भी गया। तो जो चीजें सारी चीजें भाजपा के खिलाफ पड़ रही थी, दरअसल वो सारी चीजें कांग्रेस के खिलाफ होती चली गई। जब मेरे जैसे व्यक्ति को ये बातें समझ में आ सकती हैं, तो कांग्रेस की समझ में क्यों नहीं आ रही होंगी? आज की बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति से जुड़े मुद्दों की जटिलता के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।